आज हम लोग समकालीन विमर्श और हिंदी साहित्य की श्रृंखला के अंतर्गत दलित विमर्श पर बात करेंगे। सर, पहला सवाल है, कल विमर्शों और उनके साहित्य की बहुत चर्चा है। आपकी नज़र में विमर्श क्या है और हिंदी साहित्य के समानांतर उसके विकसित होने के क्या कारण है और विमर्श का क्या महत्व है? विमर्श को अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहते हैं। कहने को मतलब किसी खास मुद्दे पर दो या दो से अधिक लोग गंभीर विचार विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसे विमर्श कहते हैं। और विमर्श हिंदी साहित्य के समानांतर लगातार विकसित होते आ रहे हैं। विमर्श एकाएक नहीं आते हैं, विमर्शों का अपना इतिहास होता है। वो एकाएक तो आते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके पृष्ठभूमि में एक लंबा इतिहास होता है। मैंने लंबे इतिहास के बीच वो बनते हैं और फिर वो आंदोलन के रूप में उभर के आ जाते हैं। विमर्श भी ऐसे ही है। समकालीन विमर्शों में भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और पसमानदा विमर्श, इस तरह ये चार विमर्श प्रमुख है। इसमें दलित विमर्श सबसे प्रमुख है। अब ये दलित विमर्श देखा जाए तो ये विमर्श कैसे आए? ये विमर्श हिंदी साहित्य के समानांतर इसलिए आए क्योंकि हिंदी साहित्य में उनका कोई वास्तविक चेहरा, कोई अक्ष उनका दिखता नहीं है। उनका चेहरा धूमिल रूप में भी नहीं दिखता है। तो इसलिए ये विमर्श जो है, एक तो हिंदी साहित्य में उपेक्षा के कारण। हिंदी साहित्य में उपेक्षा क्यों हुई? हिंदी भाषा और साहित्य का लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ। लोकतंत्रीकरण हुआ होता तो यह भी उसमें इंक्लूडेड होते, शामिल होते, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं हुए, तो ये उपेक्षित जैसे थे। तो एक तरह से विमर्श गहरे मानवीय संकट के भीतर से पैदा हुए। और विमर्श का जहां तक महत्व की बात है, इन विमर्शों के आने से हिंदी साहित्य की सीमाएं बहुत स्पष्ट हो गई कि हिंदी साहित्य एक तरह से उसके भीतर कुछ वर्गों का वर्चस्व है। हिंदी साहित्य और भाषा दोनों का लोकतंत्रीकरण नहीं हुआ है। इनके लिए कोई जगह नहीं थी, इनका वास्तविक चेहरा या इनका अक्ष वहां नहीं दिखता है। इसलिए ये अपने स्वतंत्र वजूद के लिए संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं। विमर्शों के आने से एक तरह से लिटरेरी पैराडाइम्स बदले, साहित्य के विचार केंद्र बदल गए। और नए विचार केंद्र बदलने से जो है साहित्य की बहुत सी धारणाएं, उसके कैनन्स यानी मान मूल्य भी बदल गए। इसलिए साहित्य विमर्शों का बड़ा महत्व है। विमर्शों का के साथ साथ उनके साहित्य का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि वह हिंदी साहित्य के समानांतर एक स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित हुए हैं और भारत में नहीं बल्कि उनकी वैश्विक पहचान बनी है। सर, दलित विमर्श के इतिहास के बारे में बताइए कि उसके आंतरिक और बाहरी क्या संघर्ष रहे, उसका निर्माण कैसे शुरू हुआ है? देखिए, दलित विमर्श को ये कहा गया कि 1990 के दशक में आया। 1990 के दशक में साहब काशीराम का बहुजन आंदोलन चल रहा था, तो उसे कहीं कहीं उत्प्रेरणा मिली है। लेकिन यह है कि दलित विमर्श शुरू में जो है एक डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन विचार प्रणाली को लेकर चल रहा था, विचार सरणी को लेकर चल रहा था। इसलिए कहा गया कि ये तो मराठी की नकल है। एक जो है दो आलोचक ने कहा, जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने कहा कि हिंदी क्षेत्र का जो दलित लेखन है वो मराठी की कलम है। लेकिन दलित विमर्श में, दलित साहित्य में जो मौलिक और स्वतंत्र चिंतक हैं, सबसे मौलिक चिंतक हैं, वो डॉक्टर धर्मवीर है। उन्होंने कहा कि दलित लेखन की अपनी स्वतंत्र परंपरा है, वो मराठी की नकल नहीं है। वह यहाँ तक कहे कि दलित क्षेत्र का लेखन, हिंदी क्षेत्र का दलित लेखन, ये मराठी के अम्बेडकरवाद को लेकर चलने के बावजूद भी उससे आगे निकली हुई धारा है। कहने का मतलब हिंदी क्षेत्र का जो दलित लेखन है उसकी मराठी से एक स्वतंत्र परंपरा है, और मराठी से स्वतंत्र परंपरा ही नहीं है बल्कि उससे पुरानी परंपरा है। आप देखेंगे कि दलित विमर्श और दलित विमर्श की शुरुआत तो आजीवक परंपरा से है। इधर डॉक्टर धर्मवीर ने खोजा, और आजीवक परंपरा भारत की प्राचीनतम परंपरा है और उसका सिंधु घाटी सभ्यता तक संबंध जाता है। लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए उसके संबंध को बहुत हम स्पष्ट उजागर नहीं कर पाए। तो ये दलित विमर्श बहुत पुराना है। लेकिन दलित साहित्य की जहां तक बात की जाए तो सतगुरु रैदास के साहित्य से हम दलित साहित्य की शुरुआत मानते हैं, और उसके बाद आदि धर्मी आंदोलन आया, उसका साहित्य आया जो है, और इसके बाद जो है 90 के दशक में हिंदी क्षेत्र में दलित लेखन की शुरुआत हुई। तो इस तरह जो है मध्यकाल के संत साहित्य से दलित
साहित्य आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसकी एक परंपरा है, मध्यकाल के दलित संत साहित्य आंदोलन, और फिर इसके बाद आदि धर्मी साहित्य आंदोलन, और इसके बाद 90 के दशक का जो है दलित लेखन। ये सब जो है, ये तीनों परंपराएं जो है हिंदी क्षेत्र के दलित लेखन की एक सुदृढ़ और मजबूत परंपरा की ओर संकेत करते हैं। जी सर, अगला सवाल है, दलित दिवस को शुरू में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो चुनौतियां क्या थी? देखिए, पहले तो मैं इतिहास पर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित चिंतन के इतिहास को सबसे पहले खोजा। उनका, डॉक्टर धर्मवीर का महत्व क्या है? उनका महत्व यह है कि जिस तरह जो साहब काशीराम ने जो है बहुजन जातियों का रणनीतिकरण जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में किया, पहली बार किया, उसे डॉक्टर धर्मवीर ने दलित चिंतन का इतिहास खोजा, दलितों की मूल परंपरा को खोजा, और मूल परंपरा को उन्होंने आजीवक के रूप में खोजा, और आजीवक परंपरा से दलित चिंतन की जो है परंपरा एक तरह से पूरी होती है। तो दलित चिंतन का इतिहास इस तरह आजीवक परंपरा से शुरू होता है। आजीवक परंपरा के प्रवर्तक जो मक्खन गोसाल है, उसके पहले वो मूल्यों की परंपरा चलती रही होगी, और उसका सिंधु घाटी सभ्यता से भी उसका संबंध बनता है, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। तो इस तरह जो दलित चिंतन का इतिहास बहुत पुराना है। जहाँ तक देखिए 90 के दशक में चीजें आई, उसके पहले 90 के दशक में आई ये चीजें, तो एक तो काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन था, तो वही चर्चा में आया, और शुरू में जो इसके सामने बहुत चुनौतियां थी। पहले तो देखिए देखा जाए तो मक्खन गोसाल का जो आजीवक आंदोलन था, आजीवक आंदोलन जो है को जो है जैन संप्रदाय ने, जैन धर्म ने जो उसे आत्मसात किया। फिर संत आंदोलन को वैष्णव आंदोलन के तहत उसे आत्मसात किया गया। तो इनकी जो है हमारी जनता जो है, दलित जो है, इनका इन आंदोलन का संरक्षण नहीं कर पाई। लेकिन 90 के दशक में जो आंदोलन आया, साहब काशीराम का जो बहुजन आंदोलन आया, वो तो बहुजन महापुरुषों की खोज के साथ आया, उनकी विचारधारा के खोज के साथ आया। तो अब उसी की पृष्ठभूमि में दलित साहित्य आंदोलन आया, और दलित साहित्य आंदोलन पूरी मजबूती के साथ आया। अब ये इसको जो है समाप्त करना इतना आसान नहीं था, इसके सामने तमाम तरह की चुनौती आई। शुरू में कहा गया कि ये जो है जातिवादी साहित्य है, साहित्य साहित्य होता है, वो दलित गैर दलित नहीं होता है। पहले तो ये इस तरह के सवाल उठाए गए। इसके बाद साहित्य कला और सौंदर्य की बात उठाई गई, कि भाषा सौंदर्य कला के सवाल उठाए गए, कि अरे भाषा बहुत जो अश्लील है, खुरदरी है। यह भी कहा गया कि अरे उसके सौंदर्य प्रणाली कुछ नहीं है, कला भी नहीं है उसमें जो है। तो इस तरह के बहुत से सवाल उठाए गए, लेकिन इन सवालों के जवाब दलित विमर्श ने दिया, और मजबूती के साथ दिया, और आगे बढ़ा जो है। दलित विमर्श ने क्या किया कि वो चिंतन के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर मजबूत ही नहीं हुआ, बल्कि वह एक तरह से हिंदी साहित्य के बहुत से लेखकों का बहुत विश्वसनीय और प्रामाणिक उनका आलोचन भी किया, उनकी आलोचनाएं भी लिखी। शुरू में ये चीजें थी कि दलित आंदोलन, साहित्य आंदोलन का कोई फ्यूचर नहीं है, और यह भी कहा गया कि अरे उसमें स्त्री चिंतन को लेकर के कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर आए तो उन्होंने स्त्री चिंतन को भी लेकर के आ गए, और डॉक्टर धर्मवीर के स्त्री चिंतन को स्त्री विरोधी भी कह करके उसे कमजोर करने की कोशिश की गई। शुरू में दलित गैर दलित का भी सवाल उठाया गया, सहानुभूति और सहानुभूति की बात भी उठाई गई जो है। तो ये सवाल फालतू की चीज थे। असल में दलित साहित्य आंदोलन, दलित साहित्य जो है स्वतंत्रता की बात लेकर के चल रहा था, दलित साहित्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। बाहर के लोग तो हमले कर रहे थे कि दलित साहित्य गैर दलित भी लिख सकता है, यानी दलित साहित्य को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के मार्ग में ये बाधा की तरह थी। भीतर के भी, दलितों के भीतर के भी थे, प्रोफेसर तुलसीराम जैसे लोग थे, वो कह रहे थे कि दलित साहित्य की शुरुआत तो वर्ण व्यवस्था विरोध के रूप में है, और जो बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, और बुद्ध के साहित्य से, यानी बौद्ध साहित्य से दलित साहित्य आंदोलन की शुरुआत मानी चाहिए, दलित साहित्य गैर दलित भी लिख सकते हैं। तो इस तरह वो दलित साहित्य की स्वतंत्रता के समक्ष जो है खुद ही जो भीतर से अवरोध के रूप में जो है सामने आ रहे थे, भीतरी अवरोध जो खड़ा कर रहे थे। लेकिन ये कि डॉक्टर धर्मवीर जैसे जो योद्धा हैं, उन्होंने दलित साहित्य की स्वतंत्रता, दलित चिंतन और साहित्य की स्वतंत्रता के लिए मजबूती के साथ वो सामने आते हैं, और उसके महासंग्राम को लड़ते हैं, और दलित साहित्य जो है अपनी स्वतंत्र जमीन के साथ जो है वो प्रतिष्ठित भी होता है, स्वतंत्र जमीन के साथ प्रतिष्ठित होता है। तो देखिए, ये सवाल ये था कि
दलित साहित्य को गैर दलित साहित्य जो है लिखने के दावे तो कर रहे थे, लिख नहीं रहे थे। उनका उद्देश्य था कि दलित को जो सदियों से करता आ रहा है वो अपना पेट भरने का काम करे, और दिमागी काम जो है यानी साहित्य जो एक बौद्धिक काम होता है, दिमाग का काम होता है, वो काम जो उनकी ओर से जो है दुष्ट करते रहे। लेकिन यह दलितों को स्वीकार नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार हुआ कि दलित जो है मजबूती के साथ अपने आंदोलन के संरक्षण के लिए सामने आ जाते हैं। सर, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आज दलित विमर्श की एक वैश्विक पहचान बनी है, इसके बारे में दलित साहित्य की जो है वैश्विक पहचान बनी है। पहले तो भारत में भारतीय अवरोधों को दूर करते हुए दलित साहित्य जो विकसित हुआ, और उसके बाद उसकी वैश्विक पहचान भी बनी, और वैश्विक पहचान के स्तर पर जो है उसे काफी प्रतिष्ठा मिली है। यहाँ हालांकि यहाँ समय समय पर ये इस तरह की जो है घोषणाएं होती रहती हैं कि दलित साहित्य तो अब तो खत्म होने जा रहा, वो तो अवसान की स्थिति में है, दलित चिंतन का क्षरण हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दलित चिंतन बहुत विकसित हुआ है। देखा जाए तो दलित चिंतन के आने से एक तरह से इंडोलॉजी यानी भारत शास्त्र या भारत संबंधी ज्ञान का बहुत विकास हुआ है। यह जो है एक ऐसा पन्ना था, दलित दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, पसमानदा विमर्श, ऐसे पन्ने हैं भारतीय इतिहास के, साहित्य के, कि ये पन्ने अगर नहीं खुलते तो मेरे ख्याल से इंडोलॉजी भी और जो है भारतीय चिंतन और साहित्य और ज्ञान की प्रक्रिया भी आधी अधूरी रहती। लेकिन इनके आने से जो है एक तरह से भारतीय चिंतन, साहित्य, ज्ञान और इंडोलॉजी ये सब जो है बहुत समृद्ध हुए हैं। तो इस तरह इसकी एक मजबूती के साथ भी वैश्विक पहचान बनी है, वैश्विक प्रतिष्ठा हुई है। सर, हिंदी क्षेत्र के दलित लेखन को प्रारंभ में मराठी की नकल कहा गया था, लेकिन डॉक्टर रणवीर ने इस धारणा का खंडन किया है। इसका जिक्र अभी आप थोड़े से किए थे, लेकिन इसका इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। असल में वो दलित साहित्य आंदोलन को मराठी से जोड़ करके क्यों देख रहे थे दूसरे? डॉक्टर अम्बेडकर जो है कि देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, एक विरासत है दलितों के पास डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में। लेकिन देखा जाए, बहुत गहराई से देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह पूना पाठ किया और बाद में जो है हिंदू कोड बिल लेके आए, बौद्ध धर्मांतरण किया, ये बहुत सी चीजें हैं। तो ये सबको देखते हुए लगता नहीं है, जैसे मैं बता एक लगता नहीं है कि उनके पास दलितों की स्वतंत्रता का कोई मुकम्मल दर्शन है, मुकम्मल दर्शन नहीं है उनके पास जो है। अब एक मैं घटना को उल्लेख करना चाहूंगा, जब 1920 से जो है स्वामी अच्युतानंद का आदि धर्मी आंदोलन जो अखिल भारतीय आंदोलन था, उसके विरोध में उन्होंने 1924 में जो है एक भाषण दिया था, 24 मई 1924 को जो है, और उसमें जो उन्होंने कहा था कि ये जो है आदि धर्मी आंदोलन जो आदि हिंदू की बात करता है या आदि धर्म की बात करता है, ये हथकंडा जैसे। उन्होंने कहा कि जैसे ईसाई एक संगठित समुदाय है, मुसलमान एक संगठित कौम है, इस्लाम एक संगठित कौम है, उसी तरह हिंदू को भी संगठित होना चाहिए। यानी दलितों को हिंदू के भीतर वो संगठित होने की बात कर रहे थे कि हिंदुओं से मिलकर दलितों को संगठित होना चाहिए। एक तो ये बात कर रहे थे। दूसरी बात वो क्या कह रहे थे कि उनके चिंतन में देखा जाए तो देशांतर, धर्मांतर, देशांतर, नामांतर और धर्मांतर की बात है। वो कह रहे थे कि नामांतर करना चाहिए, यानी दलित को जो है वो जो है एक तरह से क्या कहेंगे, बहिष्कृत भारत जैसे जो है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक तो पत्र है उनका, बहिष्कृत भारत भी है, तो बहिष्कृत भारत जो है यानी वो हाशिए का जो है, तो ये इस तरह का नामांतर चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे आदि धर्मी जो है, आदि धर्मी या आदि हिंदू नाम उसके पक्ष में नहीं थे। तो वो जो है नामांतर की बात कर रहे थे। दूसरी बात वो कह रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि दलितों को अपना देश छोड़ देना चाहिए और साउथ अफ्रीका, फिजी आदि देशों में चले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां जाने पर यहाँ से अच्छी स्थिति तो होगी, लेकिन वहां फिर वहां के लोग विरोध करने लगे क्योंकि उनके हित प्रभावित होंगे, इसलिए कह रहे हैं ये बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन नामांतर को वो बहुत व्यवहारिक समझ रहे थे। इसके बाद आप देख रहे हैं धर्मांतर ही। तो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में देशांतर, नामांतर और धर्मांतर, तीन चीजों का बड़ा महत्व है। यानी वो एक तरह से दलितों के स्वतंत्र इतिहास को नहीं खोजा। असल में समस्या यह है कि फुले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, ये तीनों जो है बहुजनों को यानी मूल निवासी बहुजन आजीविकों के मूल ऐतिहासिक परंपरा को खोजने का काम नहीं किया।
बल्कि एक तरह से जिस तरह जो इस देश के दुज, जिन्हें हिंदू कहते हैं, है दुज, उन्होंने जो है एक तरह से प्राच्यविदों की जो है प्राच्यविदों के द्वारा खोजे गए जो भारत के अतीत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि 15 जनवरी 1784 को ये साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने किया। तो उसके तहत बहुत से मैक्स मुलर आदि बहुत से प्राच्यवादी आए, प्राच्यविद आए, और प्राच्यविदों ने भारत के अतीत की खोज की। इस अतीत की खोज का जो इस्तेमाल अंग्रेज भी कर रहे हैं, अंग्रेज इतिहासकार भी कर रहे हैं, दूज इतिहासकार भी कर रहे हैं, और जो फुले अम्बेडकर पेरियार जैसे जो है बहुजन इतिहासकार भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से फुले अम्बेडकर पेरियार ने भी, इन्होंने जो है बहुजनों के इतिहास को, मूल निवासी बहुजनों के इतिहास को मूल रूप में खोजने का काम नहीं किया, बल्कि एक तरह से कुछ खोजने का भी काम किया। लेकिन ये प्राच्यविदों के जो है उस ज्ञान प्रणाली से, ज्ञान मीमांसा से इनकी चिंतन प्रणाली भी काफी प्रभावित है। तो एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर के पास एक स्वतंत्र चिंतन प्रणाली नहीं है। एक बात की ओर और मैं संकेत करना चाहूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के दंश को झेला था, और उनके अस्पृश्यता ही जो है डॉक्टर अम्बेडकर का निर्माण करती है। अस्पृश्यता बोध से ही डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व का, उनके आंदोलन का निर्माण होता है। तो दलितों की गुलामी के केंद्र में अस्पृश्यता मानते थे, अस्पृश्यता। लेकिन आप देखेंगे आगे आगे डॉक्टर धरबीर आते हैं, उन्होंने अस्पृश्यता की जगह जार संस्कृति को, दुजार संस्कृति को माना। तो वो बात जो है आप देख रहे हैं कि उन्होंने गुलामी के केंद्र में जार संस्कृति को माना, दुजार संस्कृति को। तो आप देखेंगे कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के संदर्भ में अगर देखेंगे तो दलित पुरुष तो एक तरह से अस्पृश्य है, लेकिन दलित स्त्रियां अस्पृश्य नहीं रही हैं, और उनका यौन शोषण होता रहा है। और तो डॉक्टर धनवीर ने कहा कि भाई दलितों में सबसे ज्यादा गुलाम तो दलित स्त्री है। उसका कारण यह है कि कोई भी कौम गुलाम होती है तो उसकी स्त्री सबसे पहले और सबसे ज्यादा गुलाम होती है। तो यह कि डॉक्टर धनवीर ने बहुत साफ कहा कि दलित स्त्री की मुक्ति में ही दलित कौम की मुक्ति होनी है, और दलित स्त्री की मुक्ति जो है दुर्जार संस्कृति से मुक्त होने में है। तो इस तरह उन्होंने दलितों की गुलामी का एक नया आधार खोजा, और नया आधार है, और ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि किसी भी गुलाम कौम की स्त्री सबसे ज्यादा गुलाम होती है। तो दलित स्त्री की गुलामी का मूल कारण है दुर्जार संस्कृति। दुर्जार संस्कृति से मुक्ति में ही दलित कौम जो है मुक्त हो सकती है। तो इस तरह वो दलित की गुलामी के जो कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को खोजा, तो उससे आगे बढ़कर डॉक्टर धरबीर ने जो जुजार संस्कृति को खोजा, और दलितों में जो सबसे ज्यादा गुलाम उसकी स्त्री है, जब तक वह मुक्त नहीं होगी दलित कौम मुक्त नहीं हो सकती है। इस तरह जो है डॉक्टर धरबीर का चिंतन डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन से बहुत आगे की चीज है। सर, भाषा, साहित्य और चिंतन के क्षेत्र में और डॉक्टर धर्मवीर के योगदान पे बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर धर्मवीर के योगदान पर मैं बात इसके पहले कर रहा था कि एक तो चिंतन के क्षेत्र में डॉक्टर अम्बेडकर के बरक्स जो है उन्होंने एक दलितों की गुलामी का एक नया आधार खोजा। इसके साथ जो है जैसे मैंने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में काशीराम साहब का जो योगदान है, तो उन्होंने पहली बार बहुजन जातियों का जो राजनीति के हाशिए में थी उनका राजनीतिकीकरण किया, लगभग 5,647 जातियों का। तो उन्होंने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार जो है बहुजन जातियों का राजनीतिकरण किया। उसी तरह दलित चिंतन और दलित परंपरा की खोज में डॉक्टर धर्मवीर का बहुत बुनियादी योगदान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से दलितों की चिंतन परंपरा को खोजा, आजीवक परंपरा के रूप में खोजा। आजीवक परंपरा के रूप में दलितों को अपनी परंपरा का मूल धर्म मिल जाता है। तो इस तरह उनका बहुत बुनियादी काम है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से दलितों के चिंतन, उनकी परंपरा को जो स्वतंत्र रूप से खोज करके ले आए, और एक तरह से अब दलित को जो है अपने चिंतन, अपने धर्म दर्शन और चिंतन की एक बुनियादी, एक ठोस जमीन मिल गई है। आज दलित चिंतन अपने ठोस जमीन पर आ खड़ा हुआ है, और उस जमीन से, अपनी जमीन से वो लड़ रहा। पहले वो दूसरों की जमीन पर जाकर के लड़ रहा था, लेकिन आज वो अपनी जमीन पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है। सर, दलित दिवस का आगे आने वाला भविष्य क्या है? देखिए, दलित विमर्श के बारे में तमाम
अशुभ घोषणाएं की जाती रहती हैं कि यार ये खत्म हो जाएगा, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ये जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं बता दूं, जाति व्यवस्था को दलित चिंतन अब बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि वो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकता। जाति व्यवस्था जिन्होंने बनाई और जो जाति व्यवस्था के आधार पर जो सत्ता में प्रतिष्ठित हैं और कंटिन्यूअस प्रतिष्ठित हैं, और इसीलिए वो सनातन कह रहे हैं। सनातन जो कह रहे हैं वो सनातन का एक राजनीतिक निहितार्थ भी है। केवल वो धर्म और संस्कृति के बारे में ही सनातन अभिप्राय नहीं है, माने धर्म संस्कृति के बारे में ही सनातन का एक महत्व नहीं है, बल्कि राजनीतिक महत्व भी है, उसके राजनीतिक निहितार्थ भी है। राजनीतिक निहितार्थ यह है, जैसे पुनर्जन्म का भी इसी तरह है। पुनर्जन्म का मतलब कि हमारा बार बार शासक के रूप में जन्म होता है। इसी तरह जो सनातन का मतलब कि हम सत्ता में तो लगातार सनातन रूप से हमारी सत्ता चलती रहेगी। हमारी सत्ता, हम सत्ता में सनातन है, हम सत्ता में कंटिन्यूअस है। हम जो है पुनर्जन्म यानी सत्ता में हमारा जन्म होता रहेगा, हमको कोई जो है बाहर नहीं कर सकता। तो देखिए इनके राजनीतिक निहितार्थ है इन अवधारणाओं के। दलित चिंतन ये दोनों अवधारणाओं को ध्यान में रखे हुए है, इन दोनों अवधारणाओं को समझ रहा है, इनके निहितार्थों को समझ रहा है। दलित चिंतन जो है परिवर्तनशीलता को महत्व देता है। वो एक तरफ जो सनातन की विचारधारा पुनर्जन्म की अवधारणा है, दूसरी तरफ पुनर्जन्म के समानांतर जो हमारे यहाँ नियतिवाद की अवधारणा है, मक्खन गोसाल के नियतिवाद, नियतिवाद की अवधारणा है, आजीविक परंपरा के नियतिवाद की अवधारणा है। दूसरी तरफ जो है सनातन के समानांतर परिवर्तनशीलता की अवधारणा है। तो ये है कि दलित चिंतन यह समझता है कि जाति व्यवस्था जो है किसने बनाई और जाति व्यवस्था से कौन प्रतिष्ठित है। तो जाति व्यवस्था जो है दलित तो समाप्त नहीं कर सकता है, और जो लोग बनाए हैं वही समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर तो बहुत साफ लिखते हैं, बहुत साफ कहते हैं कि ब्राह्मण जो है जाति व्यवस्था तब तक बनाए रखेगा जब तक वो लाभान्वित होता रहेगा। तो दलित को जो है इसको लेकर के चिंता तो करनी चाहिए, चिंता और चिंतन करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दलित तो वही जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकते, बल्कि उसे अपना काम करना चाहिए। अपना काम करने का मतलब कि उसे जाति व्यवस्था को नहीं माननी चाहिए, जातिगत हिंसा कुंठा से दूर होना चाहिए, ना तो अपने को ऊंचा मानना चाहिए ना नीचा मानना चाहिए। उसे तो सभी जातियों को समान मानना चाहिए, सभी जातियों को समान मान लेना चाहिए। जातियां समस्या नहीं है, बल्कि जातियों के ऊपर जो जाति व्यवस्था लाद दी गई है वो समस्या है। अगर जाति व्यवस्था यानी हायरार्किकल जो कंसेप्ट है, यानी ऊंच नीच की अवधारणा अगर हटा दी जाए तो सारी जातियां समान मान ली जाएंगी, और समान मान ली जाएंगी तो जातियां समस्या नहीं है। जातियां भी इस देश की विविधता है, वैसे ही विविधता है जैसे भाषाई क्षेत्र की विविधता है, संस्कृति के क्षेत्र की विविधता है, विभिन्न तरह के धर्म है, यानी धर्म के क्षेत्र की, दर्शन के क्षेत्र की विविधता है, खान पान की, पहनावे की, रहन सहन की, जीवन शैली की, चिंतन और विचार के क्षेत्र की, साहित्य के क्षेत्र की, कला के क्षेत्र, ये बहुत विविधताएं हैं। उसी तरह जातियां भी विविधताएं, जातियां समस्या नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था समस्या है। लेकिन ये कि कुछ दलित जो कंफ्यूज रहते हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के जो है उस अवधारणा के कि भाई जाति तोड़नी चाहिए, जाति थोड़े टूटती है, वो तो जाति व्यवस्था को टूटनी है। अगर टूटनी है तो जाति को नहीं, जाति व्यवस्था को टूटनी है। तो इस तरह डॉक्टर धर्मवीर ने एक तो चिंतन के क्षेत्र में बहुत बुनियादी काम किया, दलित चिंतन के इतिहास को, दलितों के मूल ऐतिहासिक परंपरा को खोज करके ले आए। दूसरी बात, उन्होंने दलितों को जब शुरू में भाषा, सौंदर्य, कला को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे तो डॉक्टर धर्मवीर ने बहुत साफ कहा था कि दलितों को जो है भाषा, सौंदर्य और कला के क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वो मुकम्मल हो सके, जिससे कि सृजन के क्षेत्र में मुकम्मल हो सके। दूसरी बात, उन्हें जो है अभिशप्त चिंतन से मुक्त होना चाहिए, उन्हें सकारात्मक चिंतन लाना चाहिए, यानी स्वतंत्र, ऐतिहासिक, सकारात्मक, मौलिक और सृजनशील, सृजन धर्मी चिंतन लाना चाहिए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि शुरू में जो दलित चिंतन में बहुत नकारात्मक जैसी चीजें लिख रही है, आक्रोश वगैरह तो रचनात्मक है, लेकिन और बहुत सी नकारात्मक चीजें हैं, और कभी कभी हिंसा कुंठा की बातें भी आ जा रही, सहानुभूति पाने की आकांक्षा भी दिख रही है। लेकिन इससे जो है दलित चिंतन और साहित्य दोनों मुक्त हो गए हैं। अब दलित चिंतन जो है पूरा विजन के साथ, एक पूरे सकारात्मक विजन के साथ लेके चल रहा है। तो इस तरह जो है उन्होंने खुद डॉक्टर धर्मवीर ने एक प्रभुत साहित्य लिखा है, उनकी 50-60 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, बहुत सी पांडुलिपियां अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं। उन्होंने बहुत बुनियादी काम किया चिंतन के क्षेत्र में, दलित भाषा को सुधारने, दलित भाषा के क्षेत्र में हिंदी की आत्मा 1989 में लिखाई, और उन्होंने हिंदी यानी जन भाषा को उन्होंने सशक्त भाषा के रूप में, जैसे कबीर से
कबीर पर उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। कबीर पर आलोचनाएं नहीं लिखी, उनका आलोचनाओं के माध्यम से आजीविक परंपरा की खोज करने का काम किया है। तो उन्होंने जो है एक तरह से कबीर से बहुत प्रेरित थे। कबीर के पास एक स्वतंत्र दार्शनिक है, स्वतंत्र चिंतक है। तो उस तरह उन्होंने दलितों के स्वतंत्र चिंतन और परंपरा को खोजने का काम किया। खुद स्वतंत्र दार्शनिक के रूप में स्थापित हुए और साथ ही साथ उन्होंने कबीर की तरह, जैसे कबीर ने जो है ये जन सामान्य की भाषा में संस्कृत की खिलाफत, संस्कृत के बरक्स जो है उन्होंने सामान्य जन की भाषा में बहुत सशक्त अभिव्यक्ति की। उसी तरह डॉक्टर धर्मवीर भी जो है जन भाषा के माध्यम से ये चिंतन, दार्शनिक और चिंतन परक भाषा का विकास किया। तो भाषा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान है, ऐतिहासिक योगदान। इतना बड़ा योगदान इसके पहले नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने दलितों की चिंतन परंपरा को डिस्कवर ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ नया जोड़ा, बहुत समृद्ध किया।